हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं ब्रिजेश पारिक स्वागत करता हूं आप सभी का मदर्स एजुकेशन आपके ऑनलाइन करंट अफेयर क्लासरूम में। आज की डेट है 23 अक्टूबर। हमारी क्लास स्पेसिफिकली एसएससी मेंस के लिए चलाई जा रही है, तो जो स्टूडेंट्स एसएससी मेंस में इस ईयर अपियर होने वाले हैं वो इस क्लास को रेगुलरली विजिट करें। आपको इससे स्कोरिंग इंप्रूव करने में हेल्प मिलेगी और कहीं ना कहीं आपको जो स्टैटिक पार्ट है वो थोड़ा इंप्रूव कर पाएंगे और आपके सिलेक्शन के चांसेस थोड़े बढ़ जाएंगे। चलिए, आज की डेट है 23 अक्टूबर और एक न्यूज हमने कल पढ़ी थी, यूएनसीबीडी यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। क्यों पढ़ा था हमने? बिकॉज इसका समिट हो रहा है कहाँ पर? कोलंबिया के अंदर, राइट। अब मेन बात यह क्या हमारे लिए, इसमें एक दो पॉइंट मिस हो गए थे। इसका हेडक्वार्टर जो है वो है मॉन्ट्रियल के अंदर। मॉन्ट्रियल कहाँ पर है? लोकेटेड इन दी कंट्री ऑफ कनाडा। अब कौन से कंट्रीज के मेंबर नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, दो कंट्रीज है, एक तो वेटिकन सिटी है और यूएन से मान्यता प्राप्त एकमात्र कंट्री है यूएसए, जो कि नॉट मेंबर। इसका सदस्य देश कौन सा नहीं है? तो यूएस नहीं है यूएनसीबीडी का। देखिए, यूएनसीबीडी के अंदर एक हमने पढ़ा था फ्रेमवर्क कन्वेंशन, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। ठीक है, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, इसका पूरा नाम क्या था? ये था, देखिए इसकी 16th मीटिंग चल रही है अभी। ठीक है, कैली सिटी के अंदर। वही अगर बात करें इसकी 15th समिट, 15th कॉप यानी हुआ था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। दो तरह की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है। पहला है हमारा जलवायु परिवर्तन पर, जो यूएनएफ ट्रिपल सी है, यानी यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और दूसरा है यूएन सीबीडी, वो कोप 28 अलग है हमारा और ये कोप अलग है। इसका 16th एडिशन चल रहा है। 16th कोप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का आयोजन हो रहा है कैली सिटी के अंदर। वही बात करें 15th कहाँ हुआ था? ये हुआ था कनाडा के अंदर और यहीं पर अडॉप्ट किया गया था कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, जीबीएफ। इसमें अडॉप्ट किया था इन 30 by 30 का। क्या है वो? 30 by 30। देखिए, हम बात कर रहे हैं यूएन सीबीडी की, यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो जैव विविधता है उसे किस प्रकार से हम कंजर्व कर पाए, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है। अब तक क्या हुआ है, हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ यानी औद्योगिक क्रांति हुई और इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्रीज बनी, साथ साथ अर्बन डेवलपमेंट भी हुआ। तो कहीं ना कहीं हमने एनवायरमेंट का बहुत बड़ी मात्रा में लॉस किया है, ठीक हो या नुकसान पहुंचा है। अब क्या टारगेट इसका? जो कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ये एम करता है, इट एम्स टू रिकवर द 30% ऑफ द टोटल बायोडाइवर्सिटी बाय द ईयर 2030, यानी 30% ऑफ टोटल लैंड, और मान लीजिए एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, एनवायरमेंट लैप्स जो हुआ हमारा बाई 2030। ये क्या करता है? इट एम्स टू रिकवर, या मान लीजिए रीस्टोर, कि मानव ने क्या किया, इंसानों ने अपने विकास के चलते जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया, उसका जितना नुकसान हुआ है 30% हमें रिस्टोर करना है 2030 तक। ये कौन सा लक्ष्य है हमारा? यूएन सीबीडी के तहत जो कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अडॉप्ट किया गया था 15 समिट के अंदर, जो हुई थी 2022 के अंदर। कब हुई थी? 2022 के अंदर हुई थी, राइट। इसका ध्यान रखिएगा, कुनमिंग कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, इसी के तहत है। सीबीडी हमने पढ़ा था, इसमें तीन थे, एक हमारा आई की टारगेट्स है। तो ध्यान रखिएगा, जो ध्यान रखना कि जो कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ना, इसने आई की टारगेट्स हैं, उनको आई लक्ष्य को अब रिप्लेस कर दिया है। तो तीन तरह के लक्ष्य थे इसके अंदर। एक तो था पहला आई, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, एनवायरमेंट रिस्टोरेशन या बायोडाइवर्सिटी के रिस्टोरेशन रिकवरी के लिए, उससे कंजर्वेशन के लिए टारगेट थे हमारे आईची टारगेट्स। दूसरा था हमारे कार्टाजीना। कौन सा था? कार्टाजीना प्रोटोकॉल। ये था हमारे एलएमओ, यानी लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी बायो तकनीक का यूज करते हुए, जैव प्रौद्योगिकी का यूज करते हुए जो हम डेवलपमेंट करेंगे का ट्रेड का मूवमेंट हम ट्रैक करें। ठीक है, इश्यूज नहीं होना चाहिए। तीसरा था हमारे पास नेगोया। ये किसके लिए था? फेयर यूज के लिए, फेयर यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
प्रॉफिट्स, यानी जो हमारे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं अगर उनका यूज करना है, बायोटेक का यूज करते हुए अगर नई हम तकनीक के माध्यम से नया उत्पाद बनाते हैं, उसका फेयर यूज हो। ठीक है, दूसरा है कि जो भी लाभ होगा उसका हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे अमंग दी कंट्रीज। ये 3 लक्ष्य थे हमारी यूएनसीपीडी के तहत। आईटी टारगेट को रिप्लेस किसने किया है? कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने। 30/30 रूल याद रहेगा कि 2030 तक वैश्विक पर्यावरण का जो में वैश्विक बायोडाइवर्सिटी है यानी जैव विविधता है उसका 30% में रिकवरी करना जो हमने लॉस कर दिया है इन दी पास्ट। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो स्लाइड आप देख लीजिएगा अपने रेफरेंस के लिए। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि पर्सन के बारे में है। आपको बताना है कि इनका पर्सन, ये पर्सन का नाम है उर्मिला चौधरी जी। क्या नाम है? उर्मिला चौधरी। इन्होंने हाल ही में जीता है ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड, यानी नस्ल भेद की हम बात करें, रंग भेद की बात करें, उसे दूर करने का इन्होंने काम किया है और इसके लिए यूएस के अंदर इन्हें अवार्ड दिया गया है। आपको बताना है इनका संबंध किस देश से है। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, विच इज नेपाल, यानी नेपाल की है हमारी उर्मिला चौधरी जी। क्या नाम है इनका? उर्मिला चौधरी हैज वॉन द ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड विच वाज प्रेजेंटेड बाय द स्टेट सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंटनी ब्लिंकन। जिस प्रकार से भारत के अंदर विदेश मंत्री क्या कहलाते हैं? फॉरेन मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वही उस तरह से यूएस के अंदर कहलाते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और वो कौन है? एंथनी ब्लिंकन है। और इन्होंने अवार्ड दिया उर्मिला चौधरी जी को। क्लियर? अच्छा, ये अवार्ड जो कहाँ मिलता है? ये दिया था 6 सिविल सोसाइटी जो नागरिक सेवा संगठन है उनको मिलता है। अब क्यों मिलता है? फॉर देयर एडवांसिंग रोल इन द रेशियल इक्विटी, यानी जिस प्रकार से काला और गोरे की बात करें, ठीक है, जिसमें कि आपको पता हो तो ब्लैक वाइट मैटर से ब्लैक लाइफ मैटर नाम से कैंपेन चलाया गया था। तो जो रेशियल इक्विटी यानी नस्लीय समानता है, नस्लीय समता है, उसको इंश्योर करना, जस्टिस न्याय दिलाना, और ह्यूमन राइट यानी मानवाधिकारों क्षेत्र में काम करने वाले संस्थाओं को ये पुरस्कार मिलता है। ये रही उर्मिला चौधरी जी जिनका संबंध है नेपाल कंट्री से। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत और नेपाल के संबंध कितने हैं और कौन कौन से स्टेट नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, और सिक्किम है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, कुल 5 राज्य जो कि नेपाल के साथ अपनी सीमा शेयर करते हैं। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने को फाउंड किया, यानी सह संस्थापक थी किसकी? फ्रीड कमलारी डेवलपमेंट फोरम। कमलारी डेवलपमेंट क्या है? देखिए, कमलारी की बात करें ना, एक प्रकार की प्रथा है, ये बहुत ही गंदी प्रथा है जो कि बॉन्डेड लेबर है, यानी बंधुआ मजदूरी को बढ़ावा देती है। तो होता क्या, देखिए, जो कमलारी सिस्टम के अंदर क्या होता है, ये मेनली प्रैक्टिस होता है नेपाल के पश्चिमी तराई क्षेत्र के अंदर। कहां पर? वेस्टर्न तराई रीजन ऑफ द नेपाल। इसमें क्या होता है, जो भी परिवार के अपने मतलब किसी परिवार के पेरेंट्स क्या करते हैं, अपनी बच्चियों को, महिलाओं का करते हैं, वो देते हैं फॉर दी इंडेंचर्ड सर्विट्यूड, यानी बिना किसी आर्थिक लाभ के जो अमीर लोग हैं, जो रिचर लोग हैं, या हायर क्लास के जो लोग हैं, उन्हें बेच देते हैं, उन्हें कुछ टर्म के लिए वहां छोड़ देते हैं जिससे कि वो काम करे लेकिन उसका पैसा नहीं मिलता। तो इट प्रमोट्स बॉन्डेड लेबर। लेकिन इसके संबंध में क्या हुआ, वहां के नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में एक रूलिंग भी दी कि जो कमलारी सिस्टम है ये इलीगल है। क्यों? क्योंकि क्या करता है, लोगों की जो वहाँ की लड़के लड़कियां हैं उनका ह्यूमन राइट का और जो राइट टू लाइफ है उसको भी कहीं ना कहीं वॉयलेट करता है। बट उस समय जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उसे इंप्लीमेंट नहीं कर पाई। बट जो उर्मिला चौधरी जी हैं उन्होंने काफी बड़ा प्रयास किया है, कई लोगों को रिहेब भी किया, यानी उनका पुनर्वास भी करवाया, इसलिए उन्हें अवार्ड मिला है फॉर दी ग्लोबल एंटी रेसिज्म अचीवमेंट अवार्ड बाय द यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन। कहाँ की उर्मिला चौधरी जी? कहाँ की है? तो ध्यान रखिएगा, नेपाल की है। विच इंडियन प्लेयर हैज वॉन द WR चेस मास्टर्स कप? आपको बताना है, चेस प्रतियोगिता होती है, इसका नाम है WR चेस मास्टर्स कप। किस भारतीय खिलाड़ी के द्वारा जीता गया है? चारों ऑप्शन आपको देखेंगे तो ये चारों भारतीय खिलाड़ी, विदित गुजराती जी, आर प्रज्ञानंदा, थर्ड अर्जुन एरिगेसी, फोर्थ विश्वनाथन आनंद जी। ये तुम्हारे नॉन प्लेयर है। तो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी, विच इज अर्जुन एरिगेसी। इन्होंने क्या किया है, आर प्रज्ञानंदा को तो सेमीफाइनल के अंदर हराया था, और साथ ही साथ इन्होंने जो फ्रांस के खिलाड़ी हैं उनको डिफीट करते हुए उन्होंने चैंपियनशिप जीती है। ठीक है, खिलाड़ी का नाम क्या है? तो मैक्सिम वेचियर लेग्रेव, जो कि आर्मागेडन के अंदर चैंपियनशिप हुई थी, और इसमें उन्होंने जो अर्जुन एरिगेसी विश्व के चौथे नंबर की वरीयता प्राप्त खिलाड़ी, ही अर्जुन एरिगेसी इज द वर्ल्ड फोर्थ नंबर फोर्थ प्लेयर, ही डिफीटेड द फ्रांस प्लेयर इन दी WR चेस मास्टर्स कप। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें दिए गए इनको 20,000 यूरो की राशि दी गई है, और इन्होंने अपने जो भारतीय काउंटर पार्ट है आर प्रज्ञानंदा उनको डिफीट किया इन दी सेमीफाइनल्स। चलिए अगला सवाल आपके लिए, इन विच स्टेट 24th नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप इज हेल्ड रिसेंटली? हाल ही में 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किस राज्य के अंदर किया गया है?
रिसेंटली कंक्लूड हुई है। तो ऑप्शन आपके सामने है, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, असम और गोवा। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी विच इज गोवा। गोवा राज्य के अंदर हाल ही में 24वां राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है इन दी ASAG स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स टेम्पल गोवा के। ठीक है, 3 दिन का इवेंट था। भारत की ओर से अगर हम देश की बात करें और 29 राज्यों से लगभग 500 से अधिक एथलीट ने पार्टिसिपेट किया है। अब आपके लिए काम की बात क्या है, पहला चैंपियनशिप कहाँ हुआ है, किस स्टेट ने फर्स्ट और सेकंड रैंक अचीव किया है, राइट, और वर्तमान में गोवा के चीफ मिनिस्टर्स कौन है। ध्यान रखें, कर्नाटक जो है, कर्नाटक फर्स्ट प्लेस पर रहा है, उसके बाद रहा है महाराष्ट्र और तीसरे पर रहा है राजस्थान। ठीक है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, दीज आर द 3 स्टेट्स विद द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रैंक। सीएम कौन है गोवा के, वो है डॉक्टर प्रमोद सावंत जी। आई होप यहां तक क्लियर होगा आपको। अगला क्वेश्चन है, which state launches citizen sentinel app to keep tab on traffic violations, यानी जो हमारे ट्रैफिक रूल्स हैं उनका कोई उल्लंघन करता है उन पर किस प्रकार से नजर रखे। हर जगह तो सीसीटीवी नहीं होता है, मान लीजिए किसी लोकेशन पर है, हर जगह सीसीटीवी नहीं होगा, एआई पावर्ड कैमराज नहीं होंगे, इवन जो मोटर व्हीकल एक्ट है हमारा, ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसके सिपाही होते हैं वॉच करने के लिए, ध्यान रखने के लिए, वो भी हर जगह प्लेस तो नहीं कर सकते। तो क्या किया जाए, इस प्रकार के एक ऐप लॉन्च किया गया जिसमें कोई भी व्यक्ति कोई भी नागरिक किसी अब उस पूरे स्टेट के अंदर कहीं भी अगर ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन होता है उसकी फोटो लेकर के इस एप्लीकेशन में अपलोड करेगा, जिससे क्या होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये स्टेट जो है इनोवेटिव सोल्यूशन लेकर आए वो है केरल है। ये भारत का तीसरा स्टेट है जिसने की एम परिवहन, एक एम परिवहन है, एम परिवहन के बारे में शायद आपने सुना भी होगा। अगर आपके ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स लाइक आरसी और आपका जो इंश्योरेंस है, आरसी और जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है उसको इसमें प्लेस कर सकते हैं, जो कि वैलिड माना जाता है। एम परिवहन के तहत जो है लॉन्च करने वाला एक केरल तीसरा राज्य है, आफ्टर दी छत्तीसगढ़ एंड सेकंड इज ओडिशा। छत्तीसगढ़ राज्य पहला है, दूसरा ओडिशा है और तीसरा कौन सा हो गया स्टेट है, केरल। और इस एप्लीकेशन को डिजाइन किसने किया है, सो इट हैज बीन डेवलप्ड बाय दी नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, एनआईसी। किसने किया है, डेवलप किया है एनआईसी के द्वारा, जो कि दिल्ली के अंदर है। अब इसमें क्या होगा कि लाइव ट्रैफिक वायलेशंस, यानी कोई मान लीजिए स्ट्रीट लाइट जो जंप कर रहा है, ट्रैफिक सिग्नल जंप कर रहा है और वन वे में एंट्री करता है, ठीक है, जो प्रोहिबिटेड एरियाज वहां पर ड्राइविंग करना, रैश ड्राइविंग करना, ठीक है, तो उसी केस के अंदर क्या होगा, इस प्रकार के इंसिडेंट के अंदर कोई भी व्यक्ति स्नैप लेकर फोटो लेकर के अपलोड करेगा, उसके खिलाफ डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन जाएगी वाया एनआईसी और उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें जीपीएस डेटा का इस्तेमाल होगा और ये क्या करेगा, इट विल प्रोवाइड एग्जैक्ट लोकेशन एंड टाइम ऑफ द इंसिडेंट, यानी किस समय पर और किस जगह पर इंसिडेंट हुआ है इसकी भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। क्यों, इस प्रकार मान लीजिए कोई ए नाम का पर्सन अगर रूल का वायलेशन करता है तो दूसरा व्यक्ति फोटो खींचेगा तो उसमें डालेगा लोकेशन की किस लोकेशन पर वो है, उसे आइडिया लग जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा, हमारे पास विजुअल एविडेंस, यानी जो जिस व्यक्ति ने रूल्स का वायलेशन किया है का उससे वो डिनाई नहीं कर सकता, मतलब मना नहीं कर पाएगा कि मैंने रूल का वायलेशन नहीं किया। अब इससे क्या होगा, आप सभी जानते हैं कि हमारे रोड एक्सीडेंट बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं, एक तो वो रुकने वाले हैं इससे, दूसरा सरकार को रेवेन्यू बढ़ेगा, ठीक है, और लोग अपना कहीं ना कहीं बिहेवियरल चेंज लाने का प्रयास कर पाएंगे। ठीक है, ये सारी बात बता दी आपको कि हर जगह कैमरा नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे को एक बिहेवियरल चेंज लाना पड़ेगा। अगला प्रश्न आपके लिए एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। आपको बताना है कि एनएचआरसी की स्थापना किस वर्ष में की गई है, 1992, 1992, 1993, 1990 और 1999। ये हुई थी अक्टूबर 1993। ये प्रश्न क्यों पढ़ रहे हैं, की वजह है, रिसेंटली क्या हुआ है कि 31 साल हो चुके हैं एनएचआरसी की स्थापना को, 1993 के अंदर बना था, अभी चल रहा अक्टूबर का मंथ, तो 31 साल हो चुके हैं। इसके लिए एक वन डे कॉन्फ्रेंस हुई थी नई दिल्ली के अंदर, किसके ऊपर, फॉर दी एल्डर सिटीजन, यानी जो हमारे वृद्ध लोग हैं उनके किस प्रकार से मानवाधिकार सुरक्षित कर पाए, इस पर एक विशेष आयोजन किया गया था। और इसी के उपलक्ष्य में आपसे सवाल पूछा गया कि एनएचआरसी की स्थापना कब हुई है। थोड़ा इसका स्टैटिक पार्ट भी देख लेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज 1993, 1993 के अंदर इसकी स्थापना की गई है। अभी हुई है कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली के अंदर, राइट ऑफ दी ओल्डर पर्सन, यानी जो हमारे वृद्ध जन वरिष्ठ नागरिक हैं उनके अधिकार क्या हैं, किस प्रकार से उनके अधिकारों की सुरक्षा कर पाए, ठीक है, उस पर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी हिंदी विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। ठीक है, और इट मार्क्स दी 31st फाउंडेशन डे ऑफ दी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसकी स्थापना को भी 31 वर्ष हो चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा एक कॉन्फ्रेंस भी हुई हो रही है। वर्तमान में क्या देखिए कि जो कार्यवाहक चेयरपर्सन है यानी प्रमुख है वो कौन है, वो है श्रीमती
विजया भारती सयानी। कौन है? विजया भारती सयानी है, वर्तमान कार्यवाहक है। और विश्व की हम बात करें तो वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे कब मनाते हैं? 10 दिसंबर। कहानी इसकी अलग, हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि होता क्या है। तो देखिए, हमारा एक एक्ट पास हुआ था, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट। क्या नाम है इसका? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। इसका सेक्शन 2 कहता है, सेक्शन 2(1)(d) कहता है, ह्यूमन राइट्स आर द राइट्स कंसर्न विद द लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। किसी व्यक्ति के जो जीवन जीने का अधिकार है, उसकी गरिमा का अधिकार, और लिबर्टी यानी उसकी स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, इक्वलिटी उसके समानता का अधिकार। ये जो राइट ही कहलाते हैं हमारे मानव अधिकार। क्यों? क्योंकि इनका संबंध किससे? भारत के संविधान से भी है। भारत के संविधान के अंदर को लिखा गया है, these are embodied in the Indian Constitution as well the इंटरनेशनल कोवेनेंट, यानी जो अंतरराष्ट्रीय नियम कानून है उनके अंदर इसका समावेश है। और दीज आर दी एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। भारत का जो संविधान का प्रीएम्बल वो भी कहता है लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी इंश्योर करना, ठीक है। और आर्टिकल 21 क्या बोलता है? राइट टू लाइफ, यानी जीवन जीने का अधिकार, वो भी किस साथ? गरिमा के साथ। राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, ठीक है। इन्हें कहा गया है, मतलब अगर अगर देखा जाए तो मानवाधिकार कौन कौन से होते हैं? ऐसे अधिकार जो कि किसी व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार दे, गरिमा के साथ जीवन जी सके, वो क्या है? मानवाधिकार है। क्लियर? इसकी पर्टिकुलर डेट क्या है एनएचआरसी की? तो 12 अक्टूबर 1993 को स्थापना होती है बाय दी एक्ट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट PHRA 1993, और बाद में इसे चलकर 2006 के अंदर अमेंडमेंट किया गया। तो हमने बात की थी कि 10 दिसंबर को हम क्यों चुनते हैं, मानव अधिकार दिवस क्यों मनाते हैं? बिकॉज इन द ईयर 1948 क्या होता है, हमने एक रेजोल्यूशन पास किया था इन द यूएन, उसका नाम था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, UDHR, यानी मानवाधिकार मानवाधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा। ये कब हुई थी? 10 दिसंबर 1948 को, और इसी के उपलक्ष्य में हम मनाते हैं 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष मतलब मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। इतनी बात काम की है आपके लिए। एक लोगो है, लोगो में क्या लिखा है? सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये पूरा श्लोक है, आप सभी ने कभी ना कभी जीवन के अंदर पढ़ा होगा स्कूल के टाइम में कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो ये कहां से लिया गया है? आपके लिए एक सवाल बन सकता है। तो ये लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद से। कहां से लिया गया है? तो बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है, राइट। तो ध्यान रखिएगा, ये लाइन टैगलाइन जो इसकी मोटो ध्येय वाक्य क्या है इसका? सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सभी लोग सुखी रहें। ये ध्येय वाक्य किसका है? किससे लिया गया? बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। क्लियर? और हम चाहते हैं कि अभी एनएचआरसी ने बनाया ना, ये क्या शो करता है? इट शोकेसेस दी आर ऑब्जेक्टिव ऑफ टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट ऑफ द एवरी सिटीजन इन आवर कंट्री, यानी भारत के नागरिक जो हैं सभी के मानवाधिकारों का संरक्षण किस प्रकार हो, वो शोकेस करता है, ठीक है। एक पेरिस प्रिंसिपल है, 1991 के पेरिस प्रिंसिपल है, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने PHRA यानी प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट पास किया और एनएचआरसी बनाया। अगर हम बात करें ब्रीफ में इसकी कंपोजिशन, स्टैटिक पार्ट वाला देख लेते हैं। इसका स्टैटिक पार्ट क्या है, जिसका गठन किस प्रकार होता है? कुल एक तो अध्यक्ष होता है इसके अंदर, चेयरपर्सन, अभी हमने देखा विजया सयानी जी हैं इसकी अध्यक्षा, बनी कार्यवाहक जो चेयरपर्सन प्रमुख हैं। एक अध्यक्ष होते हैं, 5 मेंबर होते हैं, और 7 होते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर। कौन होते हैं वो राष्ट्रीय आयोग है, कुछ 7 आयोग है, उनके अध्यक्ष होते हैं इसके मेंबर, यानी 1 + 5 + 7, ये इसका कंपोजिशन है। एक अध्यक्ष होंगे, 5 सदस्य और 7 होंगे एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, ठीक है। अब चेयरपर्सन कौन होंगे? वो होंगे या तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, यानी भारत के सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो या सर्विंग जज हो। क्या हो? शुड बी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। पहले एक प्रावधान था कि सिर्फ रिटायर्ड CJI जो होंगे वही इसके मेंबर चेयरपर्सन हो सकते हैं, बट 2019 में कुछ संशोधन किया गया और अब प्रावधान ये हो चुका है कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो सकते हैं भारत के, यानी मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के, या फिर सुप्रीम कोर्ट में अभी कार्यरत या सर्विंग जज हो सकते हैं। दूसरा इसके अंदर मेंबर कौन होंगे? वो होंगे मेंबर शुड बी द रिटायर्ड और सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट, यानी किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय के सर्विंग यानी कार्यरत या फिर सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं। तीसरा 3 मेंबर जो होंगे ना इसमें, वो कौन होंगे? वो अपॉइंट किए जाएंगे, और उनमें से एक महिला होना वो पॉइंट शुड बी द मैन। तो 3 मेंबर्स, 1 आउट ऑफ द 3 मेंबर्स शुड बी वुमेन, यानी 3 जो मेंबर अपॉइंट किए जाएंगे उसमें से एक महिला का होना आवश्यक है। 7 जो मेंबर होंगे कौन कौन होंगे? ये थोड़ा देख लीजिए। कुछ हमारे राष्ट्रीय आयोग हैं, जैसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस,
माइनॉरिटीज, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, और दूसरा है नेशनल नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी बाल अधिकार संरक्षण आयोग, एसपी जनजाति, अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग यानी अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है हमारा, दूसरा महिला आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग, और दूसरा लास्ट अंतिम है नेशनल कमीशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो हमारा दिव्यांग जन का है उसे संबंधित जो हमारे पास राष्ट्रीय आयोग है उसके अध्यक्ष होंगे, उसके चेयरपर्सन होंगे हमारे एक्स ऑफिशियो मेंबर। ठीक है, 7 याद करिएगा आप, 7 मेंबर है इसके अंदर अलग से। अगर हम बात करें नियुक्ति की, एक कमेटी है 6 मेंबर की, वो करती है अपॉइंटमेंट, और कार्यकाल कितना होगा 3 वर्ष या 70 ईयर, यानी जो भी पहले होगा तो 3 वर्ष हो या 70 ईयर्स हो, और सबके लिए समान है, चाहे मेंबर हो या इसके एनएचआरसी के चेयरपर्सन हो। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। इस कमेटी में देखिए मेंबर कौन आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, एक तो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, दूसरे होते हैं गृह मंत्री, ये दो याद करिए आप, पीएम और मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्री और प्रधानमंत्री। तीसरे होते हैं लोकसभा के स्पीकर। फोर्थ होंगे, अब जो बाकी बचे हुए हैं ना वो आएंगे, 3 आप याद करिए, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और लोकसभा स्पीकर। फिर आते हैं लोकसभा के अंदर लीडर ऑफ ऑपोजिशन। फिर राज्यसभा से 2 मेंबर आएंगे, कौन होंगे वो, एक तो होंगे राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन, चेयरमैन कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, लेकिन उनसे नीचे वाला पद है, लोअर पोस्ट है कौन सी, डेप्यूटी चेयरमैन की, जो कौन हमारे वर्तमान में हरिवंश नारायण सिंह जी वो, और एक होंगे राज्यसभा के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष होंगे दोनों सदनों के, और राज्यसभा के होंगे उप सभापति। कुल 6 मेंबर हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष 3 तो हो गए, चौथा लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष, 5वें राज्यसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष, और 6ठे हैं राज्यसभा के उप सभापति है डिप्टी चेयरमैन। कौन, और टर्म क्या होगा 3 वर्ष या 70 ईयर, जो भी पहले हो नियुक्ति से 3 वर्ष या फिर उम्र के 70 वर्ष, जो पहले हो इनका कार्यकाल होगा। रिमूवल कैसे होगा, तो ध्यान रखिएगा, हटाने की प्रक्रिया सेम जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है उन्हें हटाने की प्रक्रिया है, इसमें कि लोकसभा में और राज्यसभा के अंदर प्रस्ताव लाते हैं ऑन बिहाफ ऑफ दी प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी यानी अक्षमता या फिर सिद्ध कदाचार की श्रेणी के आरोप लगने के बाद ही उन पर एक प्रस्ताव लाया जाएगा लोकसभा या राज्यसभा के अंदर। यदि लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा के अध्यक्ष से स्वीकारते हैं तो 3 मेंबरी कमेटी बनेगी, जिसमें क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, एक हमारे एमिनेंट जूरिस्ट होंगे, ठीक है, और एक किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, उनको अपॉइंट किया जाएगा। मेंबर जो कमेटी है वो पता लगाती है कि जो आरोप लगाए गए बिल्कुल सही है, उसके बाद जो है उन्हें हटाया जाएगा बाय दी स्पेशल मेजोरिटी। वो क्या होती है, मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एज वेल एज दी 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। उसके बाद राष्ट्रपति महोदय को प्रस्ताव जाएगा और वो उन्हें हटाएंगे। क्लियर, ये बिल्कुल सेम बात है जो हम कई बार पढ़ चुके हैं, चाहे यूपीएससी के मेंबर हो उनका भी सेम प्रोसेस है, या फिर इलेक्शन कमिश्नर है उनका भी सेम प्रोसेस है। अगला प्रश्न आपके लिए, रिसेंटली नमो भारत दिवस सेलिब्रेटेड इन विच डे, ऑन विच डे, यानी किस दिन को है नमो भारत दिवस हमने मनाया है। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा 21 अक्टूबर। इसकी वजह क्या है, पिछले वर्ष 2023 के अंदर नमो भारत ट्रेन को लॉन्च किया गया था बाय दी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, 21 अक्टूबर को हमने मनाया है नमो भारत ट्रेन दिवस। नमो भारत ट्रेन दिवस कब, 21 अक्टूबर को। ये किसने किया है, तो एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। और जो नमो भारत ट्रेन है हमारी, ये क्या है, हमारी भारत की पहली आरआरटीएस यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, यानी कम दूरी के लिए, कुछ दूरी के लिए बहुत तीव्र गति की हमारे ट्रेन की व्यवस्था हो, ऐसा भारत का पहला आरआरटीएस है, जिसमें क्या हुआ है 17 किलोमीटर 17 किलोमीटर का पहला एक प्रायोरिटी सेक्शन यानी प्राथमिकता का एक ट्रैक था, साहिबाबाद से लेकर के दुहाई डिपो तक से लॉन्च किया गया था। इसको इनॉग्रेट किया था हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा ऑन 20 अक्टूबर 2023। आज से 1 साल पहले हमने इसको शुरुआत की थी। ठीक है, जो आरआरटीएस है ये अन्य ट्रेन जो है ना हमारी, जो ब्रॉड गेज ट्रेन है उनसे काफी अलग है। क्यों अलग है, इसकी तो हाई स्पीड है, अगर स्पीड ज्यादा होगी तो ट्रेवल कम टाइम में कर पाएंगे, अच्छी सर्विस मिलेगी यात्रियों कम्यूटर्स को, दूसरा टाइम बचेगा, कॉस्ट बचेगी। फोर्थ क्या होगा कि जो हमारे सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसपोर्टेशन है उसको भी ये कहीं ना कहीं बूस्ट करता है। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अगला प्रश्न आपके लिए, विच एडिशन ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स विल टेक प्लेस इन द ग्लासगो स्कॉटलैंड इन 2026। हाल ही में क्या होगा, कल ही न्यूज थी ये कि कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन है उसने डिसाइड किया है कि ग्लासगो के अंदर जो स्कॉटलैंड में है वहां पर 2026 के क्या होंगे, कॉमनवेल्थ गेम। अब आपको बताना है कौन सा एडिशन होगा, ठीक है, प्लेस आपको याद रह जाएगा, बस कौन सा संस्करण है वो याद करना बहुत जरूरी है। तो ये होगा ऑप्शन डी 23rd एडिशन होगा इसका। 23वां संस्करण कहां पर होगा,
स्कॉटलैंड के ग्लासगो के अंदर। क्लियर? कब से कब होगा? तो ये होगा जुलाई से अगस्त 2026 में। कब से कब होगा? 23 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त 2026 में। अभी आपके लिए इतना डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? एक तो ईयर इंपॉर्टेंट है, कौन सा एडिशन इंपॉर्टेंट है, और किस सिटी के अंदर हो रहा है, ये तीन बातें आपके लिए काम की। और फोर्थ आपके लिए कितने स्पोर्ट इसके अंदर इंक्लूड किए हैं, मतलब जैसे कि क्रिकेट वगैरह है, शूटिंग है, ये तो इसे बाहर ही निकाल दिए गए हैं। ठीक है? अब दूसरा फैक्ट आपके लिए, कुल कितने राष्ट्रमंडल देश हैं जो इसके अंदर भाग लेंगे? तो वो है 74। कितने देश है? 74 countries will participate in the 23rd edition of the Commonwealth Games, which will take place in the city of Glasgow in Scotland in the year 2020 2026। 23 जुलाई से 2 अगस्त तक होंगे। अब इसके लिए ये हमारा लिए इंपॉर्टेंट क्या है? देखिए, जो भी इसमें स्पोर्ट है ना, जिसमें भारत का एक एक्सीलेंस है, हम उसमें मेडल लेकर आते हैं हमेशा, रिकॉर्ड है हमारा। जैसे कि हॉकी है, रेसलिंग है, क्रिकेट में ला सकते हैं, शूटिंग है, ये तो इस इवेंट से बाहर ही, ये सारे इवेंट स्पोर्टिंग इवेंट से बाहर कर दिए। मतलब पिछली बार जो बर्मिंघम के अंदर हुआ था 2022 में, उसमें कुल 20 गेम्स थे, 20 खेलों का आयोजन हुआ था। इसमें कितना होगा? सिर्फ 10 खेलों का होगा। कितने होंगे? ओनली 10 गेम जो है उनको ही इसके अंदर अलाउ किया गया है। जैसे क्रिकेट है, रेसलिंग है, बैडमिंटन है, स्क्वैश, ये गेम ऐसे हैं, ये इवेंट ऐसे हैं जिसमें कि भारत का एक्सेलेंस है और हमने इसमें मेडल अचीव भी किए हैं। राइट? इनको तो बाहर कर दिया तो कहीं ना कहीं हमें नुकसान होने वाला है। आई होप कि अब तो उम्मीद ही करेंगे तब तक कुछ ना कुछ और भारत के खिलाड़ी इस मेडल भी लेकर आए। अब इसकी नई बात क्या है? 6 पैरा खेल इसके अंदर हैं, 6 पैरा स्पोर्ट्स जो है इनको इंक्लूड किया गया है। जो 6 पैरा खेल हैं इनको जोड़ा गया है। अब कौन कौन से हैं वो, उनके नाम देख लिए आप। एक तो पैरा एथलेटिक्स है, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट के अंदर। दूसरा पैरा स्विमिंग है। तीसरा है ट्रैक साइकिलिंग है, पैरा ट्रैक साइकिलिंग। फोर्थ पावर लिफ्टिंग, पैरा पावर लिफ्टिंग। फिफ्थ पैरा बॉल्स। और सिक्स्थ है 3x3 व्हील चेयर बास्केटबॉल, यानी बास्केटबॉल में 3 खिलाड़ी भाग लेंगे, ऐसा इवेंट होगा कॉमनवेल्थ गेम्स जो कहाँ होने वाले हैं? इन दी ग्लासगो सिटी। ठीक है? अब आपके लिए दो न्यूज काम की यहाँ से। जो कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन यानी राष्ट्रमंडल खेल संघ है, उसके अध्यक्ष कौन है? तो वो है क्रिस जेंकिंस। कौन है? क्रिस जेंकिंस। और उसका सीईओ कौन है? केटी सेटलियर। तो सीईओ से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसके चेयरपर्सन है, प्रेसिडेंट है, वो है क्रिस जेंकिंस। इनका नाम याद आपको होने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न आ रहा है आईआर से, हमारा साइंस एंड टेक और आईआरबी इसके अंदर। आईआईटी मद्रास जो अपना पहला इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन किस कंट्री में ओपन करने वाला है? ये होगा 2025 में, बट अभी न्यूज आ चुकी क्योंकि अनाउंसमेंट किया जा चुका है। तो आईआईटी मद्रास has decided to open its first international research and innovation center in which of the following country? तो क्या उसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा दुबई। दुबई कहां पर है? यूएई के अंदर, यानी संयुक्त अरब अमीरात के अंदर जो है, दुबई शहर के अंदर ये ओपन किया जाएगा इन द ईयर 2025। क्लियर? ये हम पढ़ चुके हैं, जानकारी हो गई आपको। क्या काम करेगा? जो भी रिसर्च यानी शोध के क्षेत्र में और नवाचार क्षेत्र के अंदर काम करने के लिए, उस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए बनाया जाएगा। क्लियर? कौन कौन से फील्ड होंगे? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंसेस, रोबोटिक्स एज वेल एज दी सस्टेनेबल एनर्जी। अब इसमें क्या होगा? अलग अलग बच्चों को अलग अलग स्ट्रीम के अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जाएगा, स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, जो हमारा डेमोग्राफी है, वो एम्पावर्ड हो और हमारे लिए एम्प्लॉयबल एसेट बन सके। इतनी काम की बात है। अच्छा, एक अगली न्यूज भी स्पोर्ट्स से है। द सुल्तान ऑफ जोहर कप यानी सुल्तान जोहर कप का आयोजन किस देश में किया जा रहा है और किस का संबंध किस खेल से है? ठीक है? सुल्तान जोहर कप है, ये आप बता सकते हैं कि ये जीता कौन है? तो चलो बहुत बात की बात है, पहले आपको पता होना चाहिए इसका संबंध किस खेल से है, दूसरा किस कंट्री के द्वारा इसका आयोजन होता है। तो टेनिस, फुटबॉल, शूटिंग और हॉकी है। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर होगा वो होगा हॉकी, ऑप्शन डी। क्लियर? ये कहां पर होता है? एक एनुअल इवेंट है, यानी वार्षिक आयोजन होता है इंटरनेशनल अंडर 21 मेंस कैटेगरी का, यानी 21 वर्ष से कम आयु के जो खिलाड़ी हैं वो भाग लेते हैं मलेशिया के अंदर। ये फील्ड हॉकी टूर्नामेंट क्या है? इसका अंडर 21 कैटेगरी का एक एनुअल फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है, जो होता है मलेशिया के अंदर। अभी मलेशिया के अंदर हो रहा है। न्यूज में क्यों है उसका हम देखते हैं। इसका जो पहला एडिशन हुआ था ना, वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था 2011 के अंदर। ध्यान रखिएगा, जो सबसे ज्यादा जीता है, इंडिया ने जीता 3 बार, ब्रिटेन ने जीता है 3 बार इसको। ठीक है? सबसे अधिक सफल टीम कौन सी रही है? तो भारत और ग्रेट ब्रिटेन, 2 टीमें ही रही हैं, उन्होंने सर्वाधिक बार इस चैंपियनशिप को जीता, जिसका नाम है सुल्तान जोहर कप। संबंध किससे? हॉकी खेल से। इतना आपको आइडिया होना चाहिए बेसिक। अगला प्रश्न आ रहा है ज्योग्राफी से।
IR से भी कह सकते हैं इसको। कुछ देर पहले हमने पढ़ा था यूएनसीबीडी, क्या पढ़ा था? यूएनसीबीडी क्लास के स्टार्टिंग में, यानी यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। ये कब हुआ था अडॉप्ट? ये हुआ था 1992 के अंदर इन दी रियो समिट और अर्थ समिट। क्लियर, यहां तक बात थी। अब इसका हमने पढ़ा था 15th समिट या 15th कोप, जिसमें क्या निकल कर आया? कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। इसमें लक्ष्य पढ़ा था हमने 30/30 का मतलब क्या है? जितना पर्यावरण का नुकसान, जितना जैव विविधता का नुकसान हम कर चुके हैं, उसका 30% में रिस्टोर करना है बाय द ईयर 2030। क्लियर, कितना? 30/30। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये वहीं से लिया गया है, इसका संबंध इसी से है। हम पढ़ते हैं क्या प्रश्न कह रहा है ये। Azores Island, which was recently seen in the news, is live or situated in the which of the following region of the world? यानी कि भारत विश्व के अंदर अजोर द्वीप जो है, अजोर द्वीप समूह है, ये किस क्षेत्र के अंदर अवस्थित है? जो कि 9 द्वीपों का एक समूह है। ठीक है, तो ये है नॉर्थ अटलांटिक ओशन, नॉर्थ सी, सदर्न अटलांटिक ओशन और भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी। तो राइट आंसर जो होगा, ना तो दक्षिण अटलांटिक महासागर है, ना ही भूमध्य सागर है, ना ही उत्तरी सागर है। ये आंसर होगा ऑप्शन ए, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, क्योंकि पुर्तगाल के पास जो है लाई करता है इन दी नॉर्थ ईस्टर्न अटलांटिक ओशियन। क्लियर? अच्छा, अभी कंटेस्ट संदर्भ की बात करें, हमने पढ़ लिया है अभी कि यूएनसीबीडी का 30/30 किसका है? कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क ढांचा है वो, यानी वैश्विक जैव विविधता का ढांचा है। तो टारगेट क्या है? 30/30 का। अब इतना आपको याद हो चुका होगा मेरे ख्याल से, इतनी बार पढ़ लिया हमने, आप भूलोगे नहीं इसको। अब इसको ध्यान रखते हुए क्या होगा इस कंट्री में, यानी जो पढ़ते न्यूज क्या है, जो रीजनल असेंबली है पुर्तगाल के अजोर आइलैंड की रीजनल असेंबली, क्षेत्रीय महासभा है, उसने अप्रूव किया है फॉर द क्रिएशन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड मरीन एरिया इन द नॉर्थ अटलांटिक टू रीच इंटरनेशनल कंजर्वेशन गोल्स। अजोर द्वीप समूह है ना, यहाँ पर क्या होगा, जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ उसको रीस्टोर करना। ठीक है, ये काम कौन करेगा? इसे अप्रूव मिल चुका है। अब लोकेशन की बात करें तो कहां पर है? ये कुल 9 वोल्केनिक आइलैंड्स हैं। दीज आर द 9 वोल्केनिक आइलैंड लोकेटेड इन दी नॉर्थ अटलांटिक रीजन। कहां पर है? मेनली मिड अटलांटिक रीजन के अंदर। अगर आप मैप देखोगे तो दिख रहा होगा मिड अटलांटिक रीजन, यानी मध्य 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 अटलांटिक कटक जिसे कहते हैं। ठीक है, पूरी ऑल टुगेदर ऊपर से लेकर नीचे तक रीज है ये पूरी, यानी एक पर्वतीय श्रृंखला है समुद्र के गहराई में। और यहीं पर हमें देखने को मिलता है अजोर द्वीप समूह। क्या मिलता है? अजोर द्वीप समूह। कहां पर है ये? या लोकेशन आप देखिए, ये रहा अजोर। ठीक है, अजोर प्लेट्यू भी है, इसी का हिस्सा है। और प्लेट्यू किससे बनते हैं? हम सभी जानते हैं, वॉल्केनिक यानी ज्वालामुखी उद्गार से बनते हैं। वॉल्केनिक इरप्शन होता है, जो सेटल डाउन होता है धीरे धीरे, क्या बनता है? प्लेट्यू यानी पठार बनता है। ये तो रहा पुर्तगाल, ये रहा लिस्बन, और यहाँ पर क्या हमें देखने को मिलता है? अजोर्स। ठीक है, ये देखने को मिलती है अजोर जिब्राल्टर रिज भी देखने को मिलती है। क्लियर? और ये हमारा अटलांटिक ओशन है, और यहीं पर स्थित है हमारा नॉर्दर्न पार्ट के अंदर अजोर्स प्लेट्यू या अजोर्स ग्रुप ऑफ आइलैंड। ओरिजिन की बात करी हमने, इसका उद्गम, उसका उद्गम कैसे हुआ? तो एक वोल्केनिक ओरिजिन ही। वोल्केनिक ओरिजिन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार हुए, उससे पठार बना और ये आइलैंड बने। ठीक है, और ओरिजिनली किससे बना है? तो दीज आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम दी अजोर्स प्लेट्यू। हम पढ़ चुके हैं अभी मैप के अंदर, देख लिया, आपको समझ आ गया होगा। और ये कहाँ लाई करता है? इट लाइज अबव दी अजोर ट्रिपल जंक्शन। ट्रिपल जंक्शन क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि यहाँ पर 3 हमारी पृथ्वी की प्लेट है। एक तो प्लेट है, एक तो यूरेशियन प्लेट है, दूसरी है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, और तीसरी है अफ्रीकन प्लेट। जब भी आप भूकंप पढ़ेंगे, ज्वालामुखी पढ़ेंगे, तो हमें मेजर और माइनर प्लेट देखने को मिलती है, यानी बृहद और लघु प्लेट देखने को मिलती है, जिन्हें बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। जिसकी वजह से क्या होता है, जिनके मूवमेंट से क्या आते हैं? ज्वालामुखी, सुनामी आते हैं। ठीक है, भूकंप आते हैं। तो उसमें 3 प्लेट है, यूरेशियन प्लेट, नॉर्थ अटलांटिक प्लेट, और तीसरी अफ्रीकन प्लेट। तीनों मिलती है यहाँ पर, और इसी को बोला गया है ट्राई जंक्शन, और यहीं पर स्थित है हमारा अजोर प्लेट। क्लियर? ये आपको ज्योग्राफी का पार्ट है, आपने शायद पढ़ लिया होगा इसको। और यहाँ पर स्थित है माउंट पीको, जो कि इसका हाईएस्ट पॉइंट है इस आर्जोस अजोर आर्चिपेलागो, यानी अजोर द्वीप समूह है। इसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा? माउंट पीको है।
इतना क्लियर होगा आपको। ये यहाँ पर जिब्राल्टर जलसंधि, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, ये भूमध्य सागर कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था। यहाँ पर क्या आती है, स्ट्रेट ऑफ डार्डेनल्स स्ट्रेट, जो क्या करती है भूमध्य सागर से ले जाती है हमें मरमरा सागर के अंदर, और यहाँ पर लाई करती है हमारी स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, यानी बॉस्फोरस जलसंधि, जिसके माध्यम जिसको पार करके हम जाएंगे ब्लैक सी के अंदर। कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था भूमध्य सागर में कौन कौन से देश सीमा लगाते हैं, तो ये हमने देखा था, इजिप्ट है यहाँ पर, ठीक है, जॉर्डन नहीं है, ठीक है, लेबनान, इसराइल है, पैलेस्टीन का जो छोटा पार्ट है गाजा स्ट्रिप वो लगता है, सीरिया लगता है। क्लियर, ये हम सारा कुछ दिन पहले पढ़ चुके हैं, तो आप रिकॉल कर लेना इसको। जब भी आपकी ज्योग्राफी क्वेश्चन आए तो प्लीज आप उसको मैप में जरूर विजिट करें, जिससे कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको याद रह जाएगा वो। अब कुछ न्यूज कर लेते हैं डिस्कस। न्यूज की हम बात करें, पहली न्यूज है कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज सागर कवच, ठीक है। सागर कवच नाम से जो तटीय सुरक्षा एक अभ्यास है वो किया गया है, और किसने किया है, बिल्कुल नाम से पता पड़ रहा होगा, कोस्टल एरिया, तो कौन सा करे, कौन करेगा इसको, इंडियन कोस्ट गार्ड, यानी भारतीय तटरक्षक बल, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1 फरवरी 1977, और बिल कब आया था इसके बारे में, अधिनियम कब आया था, 1978 के अंदर। तो आईसीजी है ना, इंडियन कोस्ट गार्ड, कब बना था, 1 फरवरी 1977 को ये बना था, इंटरिम तौर पर यानी अंतरिम तौर पर। और एक्ट कब पास हुआ था, इंडियन कोस्ट गार्ड एक्ट जो है वो आया था 1978 में, और अभी हमने इसका रेजिंग डे इस साल, इंडियन कोस्ट गार्ड एक्ट ऑफ 1978। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। इसका स्थापना दिवस हमने मनाया था इन द मंथ ऑफ फरवरी। तो आईसीजी यानी इंडियन कोस्ट गार्ड है, इसके द्वारा किया गया है सागर कवच। कहां पर हुआ है ये हुआ है 16 से 17 अक्टूबर तक गुजरात के तट पर और दमन दीव में, गुजरात और दमन दीव के अंदर हुआ इसका आयोजन। अगर हम बात करें तो इसका कोस्ट गार्ड का जो क्षेत्रीय हेडक्वार्टर कहां पर है, वो गांधीनगर के अंदर है, और इसके द्वारा दूसरा संस्करण ये करवाया गया है, ठीक है। हम क्यों करते हैं कोई भी एक्सरसाइज, वी कंडक्ट एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज फॉर इंप्रूवमेंट एंड कोलैबोरेशन कोऑपरेशन बिटवीन दी डिफरेंट कंट्रीज, जो हमारे अलग अलग कंट्रीज हैं उनकी आर्मी के साथ करते हैं। बट ये क्या सागर कवच, इसका मतलब शो क्या करेगा, इट शोकेसेस आर मैरीटाइम एज वेल एज दी कोस्टल सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस, यानी किस प्रकार से अगर मान लीजिए समुद्रिक तौर पर या तटीय सीमाओं पर कोई अटैक होता है, कोई ऐसी घटना होती है, उसको रोकने के लिए हम कितना प्रिपेयर्ड है, कितने तैयार है, वो बताने के लिए की गई है सागर कवच। ऐसा ही एक मिशन सागर है, ध्यान रखिएगा आप, क्या है, मिशन सागर, ये भारत की फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है। यानी सागर मतलब क्या है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, जो इंडियन ओशन रीजन हमारा हिंद हिंद महासागर क्षेत्र है, तो जितने भी देश स्थित हैं उनकी सुरक्षा इंश्योर करना किससे, मिशन सागर के माध्यम से भारत सरकार इंश्योर करती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंश्योर्स सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द इंडियन ओशन रीजन बाय द मिशन सागर, सागर इनिशिएटिव के माध्यम से, ठीक है। अब इसमें किस किसने भाग लिया है, अलग अलग हमारे इंडियन नेवी है, स्टेट पुलिस है, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड 16 अक्टूबर को बनी थी ये 1984 के अंदर, ठीक है। 1996 के अंदर आई भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिससे क्या हो कि मतलब एक कोलैबोरेशन देखें, हम कोहेरेंस देखें, जैसे कि सभी हमारी जो फोर्सेज हैं एक साथ मिलकर काम कर सके किसी भी इवेंट के अंदर। दूसरी न्यूज आ रही है हमारे इंडिया चाइना के बीच में एलएसी का एग्रीमेंट हुआ है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर के एक न्यूज आई है। होता क्या देखिए, भारत और चीन के मध्य सीमा का विवाद है, सभी जानते हैं आप, आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ था 2020 के अंदर, मई 2000 बात करें, मई 2020 के अंदर देयर वाज अ स्टैंड ऑफ बिटवीन द इंडियन एज वेल एज द चाइनीज लिबरेशन आर्मी, यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए है, इनकी आर्मी, इनके बीच एक स्टैंड ऑफ होता है, और उस दौरान क्या होता है, क्लैश के अंदर गलवान घाटी के अंदर क्या होता है, गलवान वैली के अंदर क्लैश होता है, 20 भारतीय जवान शहीद होते हैं। लेकिन चीन के जवान कितने शहीद हुए इसका हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, कहीं ना कहीं कोलेटरल डैमेज तो उनको हुआ ही होगा। अब क्या होता है उसके बाद से ना, भारत की जो पेट्रोलिंग यूनिट्स हैं, हमें ये पता नहीं हम कहाँ तक पेट्रोलिंग करें, ठीक है। इस मैप में अगर आपको थोड़ा बहुत अंदाजा लगे, ये तो रहा बेक्सांग प्लेन, ये रहा गलवान घाटी, ये रहा पेंगोंग त्सो का उत्तरी किनारा, और ये, ठीक है, और ये रहा इसका दक्षिण किनारा, तो ये रहा हॉट स्प्रिंग, गलवान वैली और देवसांग प्लेन, ये तीनों प्लेस बड़े न्यूज में रहते। और ये जो हमारी पेंगोंग सो लेक है, इसका 1/3 पार्ट भारत में, बाकी 2/3 पार्ट लगभग चीन के अंदर ही है, ठीक है। यही सारा मुद्दा था। अगर हम बात करें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो ये रही हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। और चीन बोलता है इतना। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो होता क्या है, जब स्टैंड ऑफ होता है गलवान घाटी के अंदर, उस समय क्या होता है,
उसके बाद से जो हमारे लिए चैलेंज था कि हमने मिरर डिप्लॉयमेंट किया। क्या किया है हमने? मिरर डिप्लॉयमेंट। ऑलमोस्ट 50 से 60,000 जो है हमने सिपाही वहां पर आर्मी पर्सन तैनात किए हैं 2020 मई से ही। और कौन कौन से रीजन मेनली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? एक तो गलवान वैली हमने देखा, एक घोघरा हॉट स्प्रिंग हमने देख चुके हैं मैप के अंदर, तीसरा है पेंगोंग लेक रीजन। ये तीन ऐसे एरियाज है जहां पर की डिस्प्यूट था फॉर द अलाइनमेंट ऑफ एलएसी। यानी भारत कहता है कि एलएसी की लाइन कुछ और है, क्योंकि देखिए क्लियरली डिमार्केशन तो है नहीं इसके अंदर। और ये जिस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के मध्य एक हमारी ऑथोराइज्ड या ऑथेंटिक बॉर्डर है, उस तरह की बॉर्डर भारत चीन के बीच में नहीं देखने को मिलती है। चीन अलग क्लेम करता है, भारत अलग क्लेम करता है। ठीक है, अगर आप देखें थोरोली मैप को, इस मैप से आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, ये सक्षम वैली है, सक्षम घाटी को, जो कि पाकिस्तान ने चीन को दे दिया था। ये हमारा सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है, कंट्रोल करता है इंडिया और क्लेम करता है चाइना इसको। ये गलवान घाटी है, यहाँ पर इंसिडेंट हुआ। ये रहा हॉट स्प्रिंग, गोगरा हॉट स्प्रिंग, और ये हमारी पेंगोंग सो झील है। क्लियर? ये दिख रही है आपको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी यहाँ तक जो है भारत और चीन की जो सेना है वो करती, बॉर्डर गार्ड करती है। लगभग 50 किलोमीटर की दूरी मेंटेन करने का हमारा एग्रीमेंट भी हुआ था, बट अभी तक उसका वॉल्यूशन चीन ही करता है हर बार। क्लियर? और ये रही आपकी एलओसी बिटवीन दी इंडिया एंड पाकिस्तान। अगर हम बात करें एलओसी की तो क्लियर डिमार्केशन, बट एलएसी के बारे में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में कोई क्लियर डिमार्केशन नहीं है। अब क्या देखा वर्तमान के अंदर, कुल 7 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर भी दोनों सेनाओं के जो सिपाही हैं वो बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं और उनमें होता है क्लेश। और उसका हमें पता नहीं कि चीन के एरिया में है या भारत के एरिया में, क्योंकि भारत क्लेम करता है और चीन कहीं ना कहीं उससे आगे बढ़कर हमेशा हमारी बॉर्डर के अंदर एंटर कर जाता है। 7 पॉइंट कौन कौन से? पीपी, इसे बोलते हैं पेट्रोलिंग पॉइंट। तो पीपी 14 गलवान, पीपी 15 हमारा हॉट स्प्रिंग, पीपी 17 है गोगरा, और नॉर्थ और साउथ बैंक ऑफ पेंगोंग सो लेक हम देख चुके हैं पहली स्लाइड के अंदर, 2 स्लाइड देखी फोटोज में। तो पहली स्लाइड के अंदर दिख रहा होगा आपको कि नॉर्थ और साउथ बैंक जो है हमारी पेंगोंग झील की पर देपसांग मैदान की बात करें, या देनचोक के अंदर चारदिंग नाला है। ये हमारा डिस्प्यूटेड टेरिटरी है बिटवीन द इंडिया एंड चाइना ऑन दी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, अब जो एग्रीमेंट क्या हुआ है? एग्रीमेंट ये हुआ है कि मई 2020 से पहले जहां पर भारत की और चीन की सेनाएं थी वहीं पर वापस लौट जाएगी। मींस द आर्मीज ऑफ द इंडिया एज वेल एज चाइना विल revert back to the positions which were earlier claimed by the India and China before May 2020। यानी मई 2020 से पहले जो स्थिति थी उसको स्टेटस को मेंटेन किया जाएगा। अब अगर हम बात करें कि कौन कौन से एरिया के अंदर पेट्रोलिंग को रिस्टोर किया गया, मतलब कुछ किस एरिया के अंदर भारत और चीन की सेनाएं पेट्रोलिंग कर पाएगी, तो ये देपसांग प्लेन है, दूसरा है देमचोक रीजन जिसके अंदर है चारडिंग नाला। क्लियर? और ये हमारे क्या कहलाते हैं? दीज आर कॉल्ड लेगेसी इश्यूज, यानी 2020 से पहले के भी हमारे यही सारे मुद्दे थे चीन के साथ। अब इसका मतलब क्या हुआ? जब एग्रीमेंट साइन हो चुका है, मतलब है भारत की जो ट्रुप है, एक ट्रुप में कितने होते हैं? ऑलमोस्ट 15 से 18 सिपाही होते हैं, जवान होते हैं हमारे, जो कि इतने लो टेम्परेचर पर काम वहां पर बॉर्डर गार्ड करते हैं। वो कर पाएंगे पेट्रोलिंग अप टू दी पेट्रोलिंग पॉइंट 10 to 13, 10 से 13 नंबर के जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स है हमने ये क्या आइडेंटिफाई कर पाए। अलग अलग चोटी है तो उन्हें नाम दे दिया पेट्रोलिंग पॉइंट 1 2 3 4 इस तरह से। तो 10 से लेकर 13 जो पेट्रोलिंग पॉइंट है जो कहाँ पर है? देपसांग मैदान के अंदर, देपसांग प्लेन में, चारडिंग नाला जो है देमचोक के अंदर, यहाँ पर भारत की सेना गार्ड करेगी और भारत की सेना इसमें पेट्रोलिंग कर पाएगी। अगर हम बात करें देपसांग मैदान की, देपसांग प्लेन हमने देखे यहाँ पर, ये रहे देपसांग प्लेन। ठीक है, ये रहा हमारा काराकोरम पास, आप देख पा रहे होंगे। ये रहा दौलत बेग ओल्डी, हमारी पोस्ट है दौलत बेग ओल्डी रोड बना है यहाँ पर। तो दौलत बेग ओल्डी हमारा एक पॉइंट भी है हमारी, ठीक है, पोस्ट भी है यहाँ पर। अगर मान लो चीन के सिपाही इस देपसांग मैदान को क्लेम कर लें तो भारत काराकोरम पास से हमारा कनेक्शन टूट जाएगा। दौलत बेग ओल्डी हमारा चेक पोस्ट है, इस पर हमारा कनेक्टिविटी बंद हो जाएगी। तो ये हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है। और भारत ने कहीं ना कहीं 4 साल तक कंटिन्यूसली हमेशा किया है, मेरा डेवलपमेंट किया ऑलमोस्ट 50 से 60,000 सिपाहियों का। इसी के चलता है परिणाम है कि चीन को झुकना पड़ा है। अब अगर बात करें रणनीतिक इंपॉर्टेंस, यानी रणनीतिक महत्व क्या, स्ट्रेटेजी, व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ देपसांग प्लेन व्हिच वाज रिसेंटली न्यूज। तो क्या है देखिए, ये लगभग 30 किलोमीटर दूर है कहां से? दौलत बेग ओल्डी पोस्ट हमारी वहां से, जो कहां से थे? काराकोरम पास के अंदर। अगर आप देखें इस मैप में तो ये तो रहा काराकोरम पास, काराकोरम दर्रा, इससे लगभग 30 किलोमीटर दूरी क्या है? दौलत बेग ओल्डी पोस्ट के पास है देपसांग प्लेन। और मान लो अगर यहाँ चीन की सेना बैठी रहे, हमारा तो जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसको बैठेंगे, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी था। सरकार ने से दोबारा से बाय द एग्रीमेंट हमने इसको गेन कर लिया है। यहाँ तक क्लियर होगा आपको? तो देपसांग प्लेन क्या है? एक फ्लैट सरफेस है। आसपास देखें तो कंपेरेटिवली अगर तुलना करें
तो कहीं ना कहीं पहाड़ियां हैं, पर्वत श्रेणियां हैं, बट ये देवसांग प्लेन है, मैदानी क्षेत्र है। तो क्या होता है, अगर ऐसी वॉरलाइक कंडीशन होती है तो हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर की भारतीय सेना जो है, हमारी इंडियन आर्मी इजीली वहां पर लॉन्च पैड डिप्लॉय कर सकती है, यानी वहां पर हम अपने अपने जो अलग अलग इक्विपमेंट्स है उसको ले जाकर एस्टेब्लिश वहां पर सेटअप कर सकते हैं। अगली न्यूज फिर स्पोर्ट्स से आ रही है कि ऐसे चौथे भारतीय खिलाड़ी बने विराट कोहली, जिन्होंने टेस्ट मैच में 9,000 रन पूरे कर लिए इन दी 116 इनिंग्स। 116 इनिंग के अंदर इन्होंने 9,000 रन पूरे कर लिए। ही इज वन ऑफ द फोर्थ फास्टेस्ट प्लेयर फॉर इंडिया एज वेल एज द 9th 13 13वें फास्टेस्ट प्लेयर है ग्लोबली, इन्होंने की क्या किया, वो 9,000 रन पूरे कर लिए। भारत की ओर से देखें, सचिन तेंदुलकर जी हैं, राहुल द्रविड़ जी हैं, सुनील गावस्कर जी, फोर्थ विराट कोहली, इनके स्कोर है। रन कोई पूछेगा नहीं आपसे, आपको पता होना चाहिए किसका फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक है। अगर हम बात करें पिंक अलार्म की, ये किसका इनिशिएटिव है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है। इस प्रकार आपको पता हो, एक पश्चिम बंगाल में आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल कॉलेज है, वहां पर क्या हुआ था, एक बहुत ही गंदी घटना हुई थी, विभत्स घटना हुई थी। उसको ध्यान रखते हुए महिलाओं की सुरक्षा को, यानी टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ वुमेन, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द पिंक अलार्म एट द दतिया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज। ठीक है, एमपी में जिला है दतिया, वहीं के मेडिकल कॉलेज के अंदर ये पिंक अलार्म को इंस्टॉल किया गया, जिसमें क्या है, किसी भी केस के अंदर किसी प्रकार की अनहोनी घटना होने की संभावना हो, उसके अंदर अलार्म को बजा करके एक अलार्म भेजा जाएगा, जिससे क्या होगा, लगभग 5 से 7 मिनट के अंदर सिक्योरिटी पर्सन उस एरिया पर आ जाएंगे और महिलाओं की सुरक्षा इंश्योर कर पाएंगे। अगला न्यूज आ रही है, एक्सटेंशन ऑफ श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर एग्रीमेंट फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। जो करतारपुर साहिब कॉरिडोर है, ये भारत के पंजाब से लेकर के पाकिस्तान के एक प्लेस में जो गुरुद्वारा है उसको जोड़ता है। 2019 में हमने इसका उद्घाटन किया था बाय दी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, और उसी को बढ़ाते हुए अगले 5 साल के लिए हमने वीजा फ्री एंट्री होती है उसको हमने आगे एक्सटेंड कर दिया है। यहाँ तक क्लियर होगा आपको। थोड़ा स्टैटिक पार्ट देखते हैं। पहले हम देखते हैं एग्रीमेंट की, एग्रीमेंट कब हुआ, तो द एग्रीमेंट वाज साइंड ऑन 24th of October इन 2019। आज देखिए 23 अक्टूबर है, यानी आज से लगभग 5 साल पहले सेम डेट पर क्या हुआ, 24 अक्टूबर को एग्रीमेंट साइन हुआ था। अब इसमें क्या सुविधा मिलती है, इट कनेक्ट्स इंडिया इंडियन पिलग्रिम्स टू गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर, जो कि कहाँ है, नरोवल पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के नरोवल के अंदर गुरुद्वारा दरबार साहिब है। वहां पर भारतीय जो हमारे तीर्थ यात्री है उनको जाने की अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, थ्रू करतारपुर साहिब कॉरिडोर। ठीक है, अगर हम बात करें करतारपुर कॉरिडोर की, तो क्या है ये, कॉरिडोर का मतलब क्या, रास्ता हुआ। ठीक है, इट कनेक्ट्स दरबार साहिब गुरुद्वारा इन दी नरोवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान विद द डेरा बाबा नानक श्राइन इन गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट, यानी पंजाब के गुरदासपुर जिले के अंदर डेरा बाबा नानक श्राइन, डेरा बाबा नानक श्राइन को जोड़ता है किससे, दरबार साहिब गुरुद्वारा, जो कि पाकिस्तान के नरोवाल जिले के अंदर, इन दोनों को जोड़ता है, इसे बोला गया है करतारपुर कॉरिडोर। ठीक है, और ये वीजा फ्री एंट्री होती है, इसमें किसी किसी प्रकार का वीजा नहीं लगता। जिस प्रकार से भारतीय लोग नेपाल जाते हैं तो वीजा नहीं लगता, सेम केस है इस ट्रेवल के लिए, इस तीर्थ यात्रा के लिए। अभी क्यों बनाया गया था, जी गुरु नानक देव जी जो है उनका 550वां बर्थ एनिवर्सरी था इन द ईयर 2019, और उसी की याद में टू कमेमोरेट द 550th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड एन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट विद द पाकिस्तान टू build a Kartarpur corridor which will connect so that Indian pilgrims can travel through the दरबार साहिब गुरुद्वारा इन नरोवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, जो करतारपुर गुरुद्वारा है ना, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, जहां यहाँ पर क्या हुआ था, जो गुरु नानक देव जी हमारे, उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 8 वर्ष, लास्ट अंतिम 18 वर्ष जो उन्होंने वहां स्पेंड किए थे। तो ये कहीं ना कहीं जो श्राइन है, गुरुद्वारा हमारे लिए एक महत्वपूर्ण स्थान भी रखता है फॉर द सिख रिलीजन्स। ठीक है, अब इसमें एक छोटी सी मतलब रिक्वेस्ट सरकार ने की है, क्या करता है पाकिस्तान, $20 का चार्ज करता है। ठीक है, एज दी सर्विस चार्ज, सेवा शुल्क के तौर पर चार्ज करता है। पाकिस्तान तो बोला भाई पाकिस्तान से गरीब है, अभी चार्ज कर रहा है $20, तो कहीं ना कहीं हमको नुकसान तो ही है इसका। सरकार ने इतना कुछ फ्री किया है और आप चार्ज कर रहे हो, तो सरकार ने रिक्वेस्ट की है कि पाकिस्तान को ये जो आप सर्विस चार्ज कर लूट रहे हो लोगों से पैसा, इसको बंद करो। अब आप देखो स्थिति इस तरह की है, हर यात्री से कितना ले रहे हैं, $20। गरीबी का आप अंदाजा लगा सकते हैं पाकिस्तान का, कहाँ पाकिस्तान और कहाँ भारत। चलिए, तो रही आज के लेक्चर की बात, हमारा लेक्चर ही समाप्त करते हैं। हमारा लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लेक्चर को लाइक भी करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।
और यदि आपके कोई सुझाव हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, वी विल ट्राई टू कंसिडर इन आवर नेक्स्ट लेक्चर्स। और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए, बी कॉन्फिडेंट एंड बी इंडस्ट्रियस, और अपने एंड पर अपने हार्ड वर्क करते रहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस।